गाजा के लिए उठ खड़ा हुआ अरब जगत। हजारों लोगों का काफिला मिस्र की सरहद की ओर। सोशल मीडिया से सड़कों तक आंदोलन। क्या अरब उम्मा जाग चुकी है? इस पर अरब के लोग क्या कह रहे हैं? सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे गाजा युद्ध के बीच नेतन्याहू की सरकार मुश्किल में। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की पार्टी ने संसद में उठाया बड़ा कदम, मुश्किल में नेतन्याहू। इसी के साथ आपको बताएंगे कई महीनों तक विवाद के बाद अमेरिका चीन के बीच कैसे हुआ समझौता, अब क्या होगा आगे। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। अल जज़ीरा अरबी के मुताबिक काफिला समुद नाम की एक कारवां ट्यूनीशिया से निकली थी और अब लीबिया के पश्चिमी शहर जाविया पहुंच गई है। इसी के साथ ये दूसरे फेज़ की शुरुआत कर दी है। इस काफिले में बाद में अल्जीरिया से भी डेलीगेशन यानी अल्जीरियाई लोग शामिल हो गए हैं। अब ये काफिला लीबिया के रास्ते मिस्र की सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मकसद है गाजा पट्टी पर जो नाकाबंदी है उसे तोड़ने के लिए आवाज़ उठाना। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस काफिले को लेकर ज़बरदस्त हलचल है, जैसे हैशटैग काफिला समुद, हैशटैग काफिला हमारा प्रतिनिधि है, हैशटैग गाजा की नाकाबंदी तोड़ो। ये सभी ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हर जगह लोग इस काफिले की पल पल की जानकारी, वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जैसे वो जाविया के जोदाइम नाम के रिसोर्ट से राजधानी त्रिपोली के लिए रवाना हो रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस आंदोलन को देखकर लोगों में गजब का जोश आ गया है। सभी यही कह रहे हैं कि गाजा के 20 लाख से ज़्यादा लोग जो बुरी हालत में हैं उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। लोग अब और चुप नहीं रहना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोगों ने कहा कि इजराइल को यह काफिला सिर्फ एक मानवीय मदद की कोशिश नहीं लग रही, बल्कि उसे यह डर है कि कहीं पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया एकजुट ना हो जाए। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा डराती है। उसे उम्मा की बिखरी हालत पर भरोसा था, लेकिन यह काफिला उस सोच को तोड़ता है। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, इजरायली प्रधानमंत्री की यह पूरी कोशिश है कि हर विरोध को अलग थलग किया जाए। उन्होंने लेबनान की सीमा को तो शांत कर दिया है, लेकिन यमन की ओर से जारी खतरा यह साबित करता है कि इस तरह के विरोध उसकी सत्ता के लिए सीमा पार खतरा है, जो अरब नस्लों में नई ऊर्जा भरते हैं। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि यह मगरबी काफिला कोई नई बात नहीं है, ये उसी संघर्ष की कड़ी है जो 1948 से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी कौम ने अपने मुद्दे को नहीं भुलाया है। अगर हम सब एक साथ चल पड़े तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, जब तक गाजा और वेस्ट बैंक में लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। एक व्यक्ति ने तो सवाल पूछ लिया, अब और क्या बाकी रह गया है कि हम उठकर खड़े हों। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपील की कि इस काफिले को और बड़ा किया जाए, हजारों लोगों को जोड़ा जाए ताकि सरकारों पर दबाव बढ़े। लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया से लोग एक साथ निकले, चाहे देर हो गई हो, लेकिन अब चुप नहीं बैठना चाहिए। अल जज़ीरा के मुताबिक एक और व्यक्ति ने कहा, 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? गाजा अब भी लहूलुहान है और मस्जिद अल अक्सा का अपमान हो रहा है। क्या अब भी उम्मा को नहीं जागना चाहिए? उसने आगे कहा, हमें सैकड़ों की तादाद में ऐसे काफिले निकालने चाहिए ताकि फ़िलिस्तीन अकेला ना रह जाए। दुनिया भर के इस्लामी विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष शेख अली अल करदागी ने भी सोशल मीडिया पर अपील की, हर मुसलमान को ऐसे काफिलों का हिस्सा बनना चाहिए। ये जिंदा ईमान की निशानी है। अब बातों से आगे बढ़ने का वक्त है। हमें ऐसे मर्द और औरतों की ज़रूरत है जो ज़मीर की आवाज़ पर चलें और सड़कों पर उतरें। अल जज़ीरा के मुताबिक हज़ारों लोग इस काफिले से जुड़ चुके हैं और हर मोमेंट को फ़ोटो और वीडियो में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि अब इसे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रखें, बल्कि सड़कों, कॉलेजों और हर शहर में प्रोग्राम करें ताकि आम लोग भी इससे जुड़ें और ख़ुद से आगे बढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बने। अलग अलग देशों से आए सोशल मीडिया यूज़र्स ने लीबिया के लोगों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि लीबिया के लोगों ने
काफिले में शामिल सभी लोगों का दिल से स्वागत किया। लोगों का कहना है कि जब तक आम जनता फिलिस्तीन के साथ खड़ी है तब तक ये काफिला अपने मकसद में कामयाब होगा। एक ही यूज़र ने लिखा कि इस काफिले में शामिल लोगों की गिनती हज़ारों में है, ना कि सिर्फ 1500 जैसा पहले बताया गया था। लेकिन ट्यूनीशिया में एक कानून है जिसके मुताबिक 35 साल से कम उम्र के लोग जब विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसी वजह से थोड़ी देर ज़रूर हुई, लेकिन अब बहुत से नौजवानों ने वो ज़रूरी कागजी काम पूरे कर लिए हैं और काफिले में शामिल हो गए हैं। इस बीच लीबिया और मिस्र के कुछ एक्टिविस्ट ने अपने लोगों से अपील की है कि वो अपने कागजात और सफ़र की तैयारियां जल्द पूरी करें ताकि वो भी इस ऐतिहासिक काफिले का हिस्सा बन सकें। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सरकार इस वक्त एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन को टूटने से बचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने बुधवार को संसद को भंग करने के लिए होने वाली शुरुआती वोटिंग को टालने की कोशिश की है। ये संकट खास तौर पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों की नाराजगी की वजह से गहराया है। ये पार्टियां धमकी दे रही है कि अगर यहूदी धर्म शिक्षा लेने वाले युवाओं को सेना में भर्ती छूट देने वाले कानून पर कोई सहमति नहीं बनी तो वो संसद को भंग करने के पक्ष में वोट देंगी। यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म नाम की पार्टी ने साफ कहा है, अगर इस पर कोई कानून नहीं बना तो हम संसद को भंग करने के लिए वोट करेंगे। वहीं दूसरी पार्टी शास अभी भी अपने धार्मिक गुरुओं से निर्देशों का इंतजार कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर ये शक भी बढ़ता जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का असली इरादा क्या है। पार्टी के एक सदस्य ने कहा, हमें नेतन्याहू के तौर तरीकों की पहचान है, वो कानून पास नहीं करता, बस सबको टालता रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में नेतन्याहू ने इस वोटिंग को टालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। उन्होंने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नेताओं को सेना में भर्ती से छूट देने वाले कानून का एक नया ड्राफ्ट दिखाया है। इसे इस तरह से लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये टिक सके, लेकिन इस ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त उन्होंने संसद की रक्षा मामलों की समिति के कानूनी सलाहकार से राय नहीं ली, जिसे नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने इस समिति के चेयरमैन यूली एल्डिस्टीन को यह सुझाव भी दिया कि जो छात्र सेना में भर्ती नहीं होंगे उन पर तुरंत सजा न दी जाए, इसके बजाय कुछ समय का ट्रांजिशन पीरियड रखा जाए ताकि वो खुद को इसके लिए तैयार कर सके। इसी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी योसी फुचिस अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक हफ्ते का समय और दें ताकि गठबंधन में कोई टूट फूट ना हो और वोटिंग को टाला जा सके। यानी नेतन्याहू की सरकार बहुत मुश्किल में है, लेकिन वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि लंदन में 2 दिन की बातचीत के बाद चीन के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स और चुंबकीय पदार्थ नियमित रूप से देगा और इसके बदले अमेरिका चीनी छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने देगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तय हुआ कि अमेरिका को 55% और चीन को 10% टैरिफ मिलेगा। ये समझौता अंतिम मंजूरी ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा दिए जाने पर लागू होगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव था, जहां अमेरिका ने 145% और चीन ने 125% टैरिफ लगाया था। लेकिन मई में जेनेवा में बातचीत के बाद 90 दिनों की अस्थायी छूट दी गई थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की ज़रूरी धातुओं की सप्लाई अब मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है, जो लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे खनिजों के प्रोसेसिंग में अग्रणी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।